हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 36 लेक्चर। ये हमारा 36 लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज। एंड आज हम बिजनेस स्टडीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है फाइनेंशियल मार्केट। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि दिस इज माय फेवरेट टॉपिक। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है फाइनेंशियल मार्केट। इसमें हम कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, शेयर मार्केट, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। एंड इवन अगर आप आगे चल के अगर आप एमबीए करते हैं, तो अगर आप फाइनेंस से स्पेशलाइजेशन लेते हैं, तो वहां पर भी सेकेंड ईयर में आप एक पेपर पढ़ेंगे। कौन सा? SAPM, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो कह लीजिए ये उसका फर्स्ट चैप्टर है। सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का जो फर्स्ट चैप्टर है ना, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। तो चाहे आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, या बीकॉम या बीबीए के हैं, चाहे एमबीए या एमकॉम के स्टूडेंट हैं, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन सभी के लिए, बीटेक वालों के लिए, ठीक है, चाहे मेडिकल की फील्ड के हैं, सभी को फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए। तो आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, तो मजा आने वाला है आपको। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट, तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं ये फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, ठीक है। तो ये दो वर्ड से मिलके बना है, फाइनेंशियल प्लस मार्केट। फाइनेंशियल प्लस मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट है जहां पे क्या होते हैं, जहां पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट है जहां पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उन्हें कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का क्या मतलब है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये जो वर्ड है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इधर द क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट यानी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में या तो फाइनेंशियल एसेट क्रिएट किए जाते हैं या एक्सचेंज होता है फाइनेंशियल एसेट्स का, ठीक है। फाइनेंशियल एसेट्स मतलब शेयर। फाइनेंशियल एसेट मतलब क्या है? शेयर हुआ, बॉन्ड हुआ, डिबेंचर हुआ, म्यूचुअल फंड हुआ, ये सब क्या है? फाइनेंशियल एसेट्स हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है? वो मार्केट जहां पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो। और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल एसेट जो है वो क्रिएट किए जाते हैं, उनका एक्सचेंज होता है यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट में, ठीक है। और फाइनेंशियल एसेट मतलब तो समझ रहे हैं ना, फाइनेंशियल एसेट मतलब आपका जो शेयर है, बॉन्ड है, डिबेंचर है, म्यूचुअल फंड है, और भी कई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो वो सब फाइनेंशियल एसेट कहे जाते हैं। तो दिस इज फाइनेंशियल मार्केट, ये फाइनेंशियल मार्केट होता है। तो देखिए एक और डिफिनेशन लिखिए, फाइनेंशियल मार्केट क्या है? ये वो मार्केट है वेयर देयर इज अ क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे क्रिएशन होता है, यानी नए नए शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड इशू किए जाते हैं, ठीक है। एंड उनका एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज मतलब बायर एंड सेलर के बीच में एक्सचेंज होता है, ठीक है। सेलर शेयर बेचना चाहता है और बायर कोई कंपनी के शेयर खरीदना चाहता है, ठीक है। सेलर म्यूचुअल फंड बेचना चाह रहा है, बायर खरीदना चाह रहा है, बॉन्ड या डिबेंचर बेचना चाह रहा है, बायर खरीदना चाह रहा है, तो एक्सचेंज होता है फाइनेंशियल मार्केट में, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है? इट्स अ होल नेटवर्क। फाइनेंशियल मार्केट एक टाइप का पूरा नेटवर्क है उन ऑर्गेनाइजेशंस का, उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, जो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल मार्केट नहीं कहते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट पूरा नेटवर्क है उन ऑर्गेनाइजेशंस का, उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, जो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड करते हैं। तो वो सब मिलके बनाते हैं फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट में आपका शेयर मार्केट भी आता है, आपका न्यू इशू मार्केट भी आता है, आपका म्यूचुअल फंड कंपनीज भी आती है, वो सब मिलके बनाती हैं फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया फाइनेंशियल मार्केट क्या है। तो फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट है जहां पे फाइनेंशियल एसेट्स का क्या होता है? फाइनेंशियल एसेट्स का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है, फाइनेंशियल एसेट क्रिएट किए जाते हैं एंड प्लस उनका एक्सचेंज होता है, तो उसे कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट, ठीक। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है, हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है, वहां पे दो सेक्टर होते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम में दो सेक्टर होते हैं। चलिए थोड़ा सा समझते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट की जरूरत क्या है, ठीक है। ये फाइनेंशियल मार्केट का कॉन्सेप्ट क्यों आया, इसकी क्या जरूरत है। तो देखिए हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें दो सेक्टर्स है। कौन कौन से? पहला हाउस होल्ड, यानी हम लोग हाउस होल्ड है, और दूसरा क्या है? बिजनेस फर्म है। तो हाउस होल्ड क्या होते हैं? हाउस होल्ड काम करते हैं, ठीक है, अर्न करते हैं, और अर्न करते हैं तो ठीक है, खर्चा करते हैं, और उसके बाद कुछ सेविंग भी होती है।
हम लोग अगर जॉब करते हैं तो ठीक है, पूरा का पूरा सैलरी तो नहीं खर्च होता है ना, थोड़ा सा सेविंग भी करते हैं आगे फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए थोड़ा सा सेव करते हैं। तो जो हाउस होल्ड होते हैं ना, दे आर द सेवर्स। हमारे पास थोड़ी सी सेविंग होती है, बहुत ज्यादा नहीं, पर थोड़ी थोड़ी सेविंग सब हाउस होल्ड के पास होती है, सब लोग थोड़ा सा सेव करते हैं, ठीक है। और दूसरा जो सेक्टर होता है किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में, दैट इज इन्वेस्टर। दूसरा सेक्टर क्या होता है? इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर कौन होते हैं? बिजनेस फर्म, जिन्हें फंड की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बिजनेस को अपना सेटअप करना है, बिजनेस का एक्सपेंशन करना है, नए नए और प्लांट फैक्ट्री सेटअप करनी है, तो जो बिजनेस फर्म्स होते हैं उन्हें फंड की रिक्वायरमेंट होती है, फंड की रिक्वायरमेंट होती है। और जो हाउस होल्ड होते हैं उनके पास सरप्लस फंड होता है, उन्होंने अपनी बेसिक नीड फुलफिल कर ली, बट उसके बाद भी उनके पास क्या होता है? थोड़ा सा सरप्लस फंड होता है, जो वो चाहते हैं आगे फ्यूचर में रिक्वायरमेंट हो उसको फुलफिल करने के लिए, वो थोड़ा सा सरप्लस फंड क्या करते हैं? सेव करते हैं। तो जो हाउस होल्ड होते हैं ना, दे आर द सेवर्स, वो सेवर्स होते हैं। और जो बिजनेस फर्म होती है, दे आर द इन्वेस्टर, वो पैसा इन्वेस्ट करती है। तो किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में यही दो मेन सेक्टर होते हैं, सेवर और इन्वेस्टर। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? और ये जो फाइनेंशियल मार्केट है ना, जो अभी मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल मार्केट एक्ट एज ए लिंक। फाइनेंशियल मार्केट इनके बीच में एक लिंक का काम करता है, इन दो सेक्टर के बीच में एक लिंक का काम करता है। तो फाइनेंशियल मार्केट एक्ट एज अ लिंक, या कह लीजिए एक्ट एज ए इंटरमीडियरी बिटवीन दीज टू सेक्टर। ये जो दो सेक्टर है, कौन कौन से? सेवर एंड इन्वेस्टर। सेवर एंड इन्वेस्टर, ये जो दो सेक्टर है किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम है, इनके बीच में एक लिंक की तरह काम करता है फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। हम जो हाउस होल्ड है, हमारे पास जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा अर्निंग है, थोड़ा सा जो सरप्लस फंड है, अगर फाइनेंशियल मार्केट नहीं होता तो क्या हम उस सरप्लस फंड को इन्वेस्ट कर पाते? नहीं कर पाते। और जो बिजनेस फर्म है, जिन्हें थोड़ा सा फंड की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बिजनेस को एक्सपेंड करना है, नई फैक्ट्री सेटअप करनी है, उन्हें जो फंड की रिक्वायरमेंट है, वो अपनी फंड की रिक्वायरमेंट कहाँ से फुलफिल कर पाते? नहीं कर पाते अगर फाइनेंशियल मार्केट नहीं होता। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है? एक लिंक की तरह काम करता है, ठीक है, एक लिंक की तरह काम करता है, किसके बीच में? सेवर के बीच में एंड इन्वेस्टर के बीच में, ठीक है। सेवर मतलब हाउस होल्ड और इन्वेस्टर मतलब बिजनेस फर्म। तो सेवर के पास जो सरप्लस फंड है, हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। कैसे कैसे, किसके थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, ये सब अभी मैं बताऊंगी। बट अभी फिलहाल समझ लीजिए, फाइनेंशियल मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जो सेवर्स होते हैं वो फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू क्या है? इन्वेस्टमेंट करते हैं। और यही जो इन्वेस्टमेंट होता है, हमारा जो फंड होता है, फिर फाइनेंशियल मार्केट किसको मोबिलाइज कर देता है? वो इन्वेस्टर्स को, बिजनेस फर्म को देता है, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या है? बिजनेस फर्म जो है, जो इन्वेस्टर्स है, उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, उनको जो फंड की रिक्वायरमेंट है एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए, बिजनेस और एक्सपेंड करना है, फंड की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। और जो हम सेवर्स हैं, ठीक है, हम जो हाउस होल्ड है, सेवर्स है, हमें अपना फंड सिक्योर करना था और थोड़ा सा रिटर्न मिलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बैंक में पैसा रखेंगे तो कितना मिलेगा रिटर्न? 3%, 3.5%, या बहुत ज्यादा अमाउंट रखा तो 5% तक भी अब कुछ बैंक देते हैं, तो इतना रिटर्न मिलता। लेकिन अगर फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है, ठीक है। तो इससे क्या है? सेवर जो हाउस होल्ड है, उनकी भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई और बिजनेस फर्म की भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है एलोकेटिव फंक्शन, ठीक है। एक बार स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ, इसी को कहा जाता है एलोकेटिव फंक्शन, ठीक है। एलोकेटिव फंक्शन के थ्रू क्या करता है फाइनेंशियल मार्केट? क्या करता है? ये लिंक करता है, सेवर्स और इन्वेस्टर को लिंक करता है, ठीक है। ये क्या करता है? इट इनेबल द सेवर टू इन्वेस्ट देयर सरप्लस फंड। फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू जो सेवर्स होते हैं अपने सरप्लस फंड को इन्वेस्ट कर पाते हैं, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं यानी बिजनेस फर्म होते हैं, ये बोरो कर पाते हैं फंड फाइनेंशियल मार्केट से, ताकि वो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। तो इसी ये जो पूरा एक्टिविटी है, पूरा सिस्टम है, इसी को कहा जाता है एलोकेटिव फंक्शन। इसको क्या कहा जाता है? एलोकेटिव फंक्शन। यहाँ पे फंड क्या है? एलोकेट किए जा रहे हैं, ठीक है। तो एलोकेटिव फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, इसका क्या मतलब है? लिंकिंग द सेवर एंड इन्वेस्टर, सेवर और इन्वेस्टर को लिंक करना और फंड को मोबिलाइज करना इनके बीच में। सेवर से फंड लेकर के किसको देना? सेवर से फंड लेके किसको देना? बिजनेस फर्म को। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, यही फंक्शन है फाइनेंशियल मार्केट का, और इस फंक्शन को क्या कहते हैं? एलोकेटिव फंक्शन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इस फंक्शन को क्या कहते हैं? एलोकेटिव फंक्शन, राइट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये जो फंड है, मैंने बता दिया आपको कि फंड मोबिलाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये हाउस होल्ड, ये सेवर है, हाउस होल्ड है, ठीक है। और ये क्या है? बिजनेस फर्म है, बिजनेस फर्म को पैसा चाहिए, ठीक है, बिजनेस फर्म को पैसा चाहिए, ये इन्वेस्टर है, इनको पैसा चाहिए अपने ग्रोथ के लिए, ठीक है। और ये क्या है? सेवर है, जिनके पास सरप्लस फंड है। तो अब
दो मैकेनिज्म होते हैं थ्रू विच फंड कैन बी एलोकेटेड। ये जो फंड है, ठीक है, सेवर से बिजनेस फर्म तक एलोकेट हो, सेवर से बिजनेस फर्म तक फंड क्या है, मोबिलाइज हो, इसके दो मैकेनिज्म है, दो तरीके हैं जिनके थ्रू सेवर से फंड किसके पास जा सकता है, बिजनेस फर्म के पास। और ये दो मैकेनिज्म कौन से हैं, ये है वो दो मैकेनिज्म, एक है बैंक और एक है फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, तो वही देखिए मैंने लिखा है टू मैकेनिज्म थ्रू विच फंड कैन बी एलोकेटेड एंड मोबिलाइज। दो तरीके हैं जिनके थ्रू फंड मोबिलाइज हो सकता है, एलोकेट हो सकता है, कहां से, सेवर से बिजनेस फर्म तक। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं, दो मैकेनिज्म कौन से हैं, दो मैकेनिज्म है बैंक एंड फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, तो बैंक से तो वैसे आप भली भांति परिचित होंगे, बैंक तो पता है ना। बैंक क्या होता है, हाउस होल्ड के पास जो भी सरप्लस फंड होता है वो हम बैंक में जमा करते हैं। ठीक है, और जो बिजनेस फर्म जिनको फंड की रिक्वायरमेंट होती है वो बैंक से क्या करते हैं, लोन लेते हैं। ठीक है, तो बैंक एक तरीके का इंटरमीडियरी की तरह काम करता है, किसके बीच में, सेवर के बीच में एंड इन्वेस्टर बिजनेस फर्म के बीच में। ठीक है, एंड बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है, हमें इंटरेस्ट देता है कितना, 3%, 3.5%, और बहुत ज्यादा पैसा है तो 5% तक इंटरेस्ट देता है। और फिर वही जो पैसा है लोन के फॉर्म में जब बिजनेस फर्म को देता है तो कितना चार्ज करता है, 9% से लेकर के 12%, 13% तक चार्ज करता है। तो ये जो डिफरेंस है ना इंटरेस्ट का, यही बैंक की अर्निंग होती है। हमें देता है 3 से लेके 3.5 4% तक देता है, और बैंक, और जब बिजनेस फर्म को देता है तो उनसे चार्ज करता है ज्यादा इंटरेस्ट। तो यही जो डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, यही बैंक की अर्निंग होती है। बट इसके थ्रू बैंक क्या कर रहा होता है, मोबिलाइज कर रहा होता है फंड फ्रॉम सेवर टू इन्वेस्टर। ठीक है, दूसरा क्या है, फाइनेंशियल मार्केट, जो मैंने अभी आपको बताया। फाइनेंशियल मार्केट कैसे करता है, जो हाउस होल्ड है, ठीक है, जो हम लोग हैं, हम बाय कर सकते हैं सिक्योरिटीज फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, हम सिक्योरिटीज फाइनेंशियल मार्केट से बाय कर सकते हैं, हम शेयर खरीद सकते हैं, शेयर में भी हम चाहे इक्विटी शेयर चाहे प्रेफरेंस शेयर खरीद सकते हैं, हम बॉन्ड खरीद सकते हैं, हम डिबेंचर खरीद सकते हैं, हम म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट से, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट से जो हाउस होल्ड है वो सिक्योरिटीज बाय कर सकता है, और फिर यही सिक्योरिटीज तो हमें मिल जाएगी, सिक्योरिटी हमें मिल जाएगा शेयर, और हमारा जो फंड है वो किसके पास पहुंच जाता है, बिजनेस फर्म के पास। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट इस तरीके से एक लिंक की तरह काम करता है, ये इस तरीके से मोबिलाइज करता है फंड फ्रॉम सेवर टू इन्वेस्टर। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन इसी को कहा जाता है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। एक मिनट मैं स्क्रीन थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। हाँ, तो इसी को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, यानी वो प्रोसेस बाय विच एलोकेशन ऑफ फंड इज डन। ठीक है, एलोकेशन ऑफ फंड जिस प्रोसेस के थ्रू होता है उसी को क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। ठीक, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यानी हमें समझ में आ गया जो हमारा पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें कौन कौन है, उसमें दो मेन सेक्टर हैं, कौन कौन से, एक है हाउस होल्ड जो सेवर्स हैं, और दूसरा क्या है, बिजनेस फर्म यानी जो इन्वेस्टर्स हैं। तो हाउस होल्ड हम लोग के पास दो मैकेनिज्म है, दो तरीके हैं जिस तरीके से हम अपने सरप्लस फंड को इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने सरप्लस फंड को एलोकेट कर सकते हैं। या तो हम बैंक में पैसा रखें, ठीक है, तो वहां पे हमें 3 से लेके 3.5 to 4% तक इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, हम फाइनेंशियल मार्केट में शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड इनके फॉर्म में मतलब इनकी जो सिक्योरिटीज है फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू सिक्योरिटीज बाय कर सकते हैं। ठीक है, और फिर ये जो बिजनेस फर्म है इनको फंड की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या करेंगे कि बैंक से लोन के फॉर्म में पैसा ले सकते हैं, या अगर सपोज करिए मैंने किसी एक्स कंपनी के शेयर खरीद लिए, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएंगे शेयर और कंपनी को मिल जाएगा वो पैसा, वो फंड कंपनी को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा फाइनेंशियल सिस्टम वर्क करता है। तो फाइनेंशियल सिस्टम में कौन आता है, फाइनेंशियल सिस्टम में बैंक्स आते हैं एंड फाइनेंशियल मार्केट आता है। ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम में क्या आता है, फाइनेंशियल सिस्टम में आते हैं बैंक एंड फाइनेंशियल सिस्टम में आता है हमारा फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, जो मोबिलाइज करता है सेविंग ऑफ हाउस होल्ड, जो हाउस होल्ड की सेविंग को मोबिलाइज करता है, चैनलाइज करता है टू बिजनेस फर्म, यानी हमारी जो सेविंग है वो बिजनेस फर्म तक चैनलाइज करता है, मोबिलाइज करता है। ठीक है, तो ये दो कह लीजिए मैकेनिज्म है फाइनेंशियल मार्केट के, बैंक एंड फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल सिस्टम के। ठीक है, तो बैंक एंड फाइनेंशियल मार्केट। ठीक, अब ये जो बैंक एंड फाइनेंशियल मार्केट है ना, ये जो बैंक है एंड ये जो फाइनेंशियल मार्केट है ना, ये बहुत सारे मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हाउस होल्ड अपनी सेविंग को मोबिलाइज कर सकता है
बिजनेस फर्म को, ठीक है। जैसे बैंक में हम पैसा के क्या केवल हम पैसा अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं? नहीं। बैंक क्या करता है, बैंक बहुत सारा ऑप्शन देता है। बैंक कहता है आप एफडी करा सकते हैं, आप आरडी करा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। एक एफडी होती है, एक आरडी होती है, और एक इनका कॉम्बिनेशन भी होता है, ठीक है। तो बैंक हमें बहुत सारे ऑप्शन देता है कि हम उसमें पैसा जो है एलोकेट कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही फाइनेंशियल मार्केट भी हमें बहुत सारे ऑप्शन देता है। कौन कौन से? अभी जो मैंने बताया, शेयर के फॉर्म में, डिबेंचर के फॉर्म में, बॉन्ड के फॉर्म में, म्यूचुअल फंड के फॉर्म में, ठीक है। तो ये दोनों हमें बहुत सारे ऑप्शन देते हैं, हम और हमें जो सूटेबल पड़े, ठीक है, रिस्क रिटर्न को ध्यान में रख के हमें जो सूटेबल पड़े उसके थ्रू हम फंड मोबिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज फाइनेंशियल सिस्टम, ये हमारा पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है। फाइनेंशियल सिस्टम में दो मैकेनिज्म आते हैं, कौन कौन से? बैंक एंड फाइनेंशियल मार्केट, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ये जो फाइनेंशियल मार्केट है ये करता क्या है, इसका फंक्शन क्या है? तो फाइनेंशियल मार्केट तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर सोचिए फाइनेंशियल मार्केट नहीं होता तो हम जो सेवर्स थे, ठीक है, हम जो हाउस होल्ड थे, वो अपना पैसा क्या करते? अपने पास ही रखे रहते, सरप्लस फंड। जितनी भी इनकम होती, जो भी कह लीजिए हमारी जो सैलरी है, उसका थोड़ा अमाउंट चलिए हम खर्चा करते अपनी बेसिक नीड पे, बट उसके बाद जो थोड़ा सा हमारी सेविंग बचती वो क्या करते? फिर बैंक ही हमारे पास एक ऑप्शन बचता। और बैंक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट तो है नहीं, ठीक है। तो केवल बैंक हमारे पास ऑप्शन बचता है जहां पैसा रख पाते हैं, अगर फाइनेंशियल मार्केट नहीं होता तो, ठीक है। बट क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट है तो बैंक में तो हम रख ही सकते हैं और रखते भी हैं, बट उसके साथ अगर हम थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो हम फाइनेंशियल मार्केट के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है। बट सारे इंस्ट्रूमेंट में रिस्क नहीं होता है, अभी मैं आगे चल के बताऊंगी। सारे एक एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बॉन्ड के बारे में, डिबेंचर के बारे में, शेयर के बारे में, और मनी मार्केट के भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सबके बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है। तो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसको देखते हुए हमें जो इंस्ट्रूमेंट सूटेबल पड़े हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ये नहीं होता तो इतनी इजीली हमारा जो सरप्लस फंड है, सेवर्स का जो सरप्लस फंड है, वो बिजनेस फर्म तक मोबिलाइज नहीं हो पाता, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है? इट मोबिलाइजेस द सेविंग, जो हाउस होल्ड की जो सेविंग है, ठीक है, उसको मोबिलाइज करता है, चैनलाइज करता है इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, सबसे प्रोडक्टिव यूज, ठीक है, जिसमें हमारा पैसा सबसे ज्यादा ग्रो करे, सबसे प्रोडक्टिव यूज में हमारे फंड को मोबिलाइज करता है, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करता है टू ट्रांसफर द सेविंग, हमारी जो सेविंग है उसको ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर, सेवर से फंड इन्वेस्टर तक मोबिलाइज हो सके, इसके लिए फाइनेंशियल मार्केट बहुत हेल्प करता है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, बताया था ना, बहुत सारे ऑप्शन है, किसी के थ्रू भी हम फंड को मोबिलाइज, मतलब हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसके थ्रू फंड मोबिलाइज होता है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। दूसरा जो फंक्शन है फाइनेंशियल मार्केट का, दैट इज इट हेल्प इन प्राइस डिस्कवरी। ये जो फाइनेंशियल मार्केट है ये प्राइस डिस्कवरी में हेल्प करता है, ठीक है। तो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिक्स की मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने चैनल पे, जिसमें मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक दोनों बहुत डिटेल में पढ़ाया है। तो वहां हमने थ्योरी ऑफ डिमांड एंड थ्योरी ऑफ सप्लाई बहुत डिटेल में पढ़ा था। तो वहां मैंने आपको बताया था प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है, किसी भी चीज की प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सॉरी ये लाइन थोड़ी टेढ़ी बन गई। ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे क्या होती है? प्राइस डिसाइड होती है, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस जो मार्केट के होते हैं वही डिटरमाइन करते हैं प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी की प्राइस हो, चाहे किसी शेयर की प्राइस हो, हर चीज क्या है? डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से डिटरमाइन होती है, ठीक है। जिस पॉइंट पे डिमांड एंड सप्लाई जो कर्व होते हैं वो इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे करते हैं वही क्या होता है? वही तो होती है प्राइस, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट में क्या हो रहा है? हाउस होल्ड क्या कर रहे हैं? हाउस होल्ड सप्लाई कर रहे हैं फंड, फंड सप्लाई कर रहे हैं, और जो बिजनेस फर्म है उन्हें क्या चाहिए? उन्हें डिमांड है, ठीक है। तो बिजनेस फंड को डिमांड है फंड की, और जो हाउस होल्ड है वो क्या कर रहे हैं? सप्लाई कर रहे हैं फंड की। तो यहाँ पे भी डिमांड एंड सप्लाई है। तो डिमांड एंड सप्लाई कर्व जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या होता है? प्राइस होता है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है, डिमांड एंड सप्लाई और फंड के बीच में जो इंटरेक्शन है, उसी से क्या होती है? प्राइस डिस्कवर होती है। किसी भी शेयर की, किसी भी बॉन्ड की, डिबेंचर की, ठीक है, या किसी भी म्यूचुअल फंड की प्राइस क्या होनी चाहिए, ये कैसे डिटरमाइन होता है? मतलब कैसे डिटरमाइन होता है? डिमांड सप्लाई के बेसिस पे, और फाइनेंशियल मार्केट के ही थ्रू ये प्राइस डिटरमाइन होती है,
ठीक है। क्यों ऐसा है कि रिलायंस के शेयर बहुत महंगे हैं, जो रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर की अगर मैं बात करूं, क्यों ऐसा है कि रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर बहुत ही महंगे हैं? क्यों ऐसा है अगर मैं टेलीकॉम सेक्टर की बात करूं, क्यों ऐसा है कि एयरटेल के जो शेयर है उनकी प्राइस बहुत ज्यादा है, जबकि आइडिया के शेयर की बात करूं तो ये 10 से 13 रुपए के बीच में फ्लोट करता है। ठीक है, तो क्यों ऐसा है? ठीक है, तो ये है बिकॉज ऑफ प्राइस डिस्कवरी। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में डिमांड सप्लाई के बेसिस पे एयरटेल की बहुत ज्यादा डिमांड है। ठीक है, एयरटेल के शेयर की बहुत ज्यादा डिमांड है, रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर की बहुत ज्यादा डिमांड है, इसलिए इनकी प्राइसेस क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फाइनेंशियल मार्केट में किसी भी शेयर के, बॉन्ड के, डिबेंचर के, म्यूचुअल फंड के, इन सब के क्या है, प्राइस डिस्कवर होते हैं, प्राइस डिसाइड होती है। ठीक, तो दिस इज द सेकंड फंक्शन। तीसरा फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड द लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट। ठीक है, ये जो फाइनेंशियल मार्केट है ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल एसेट्स में लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। लिक्विडिटी मतलब इजली कैन वी कैन इजली कन्वर्ट इनटू कैश, यानी जब भी हमें कैश की जरूरत हो हम बहुत इजली क्या है, अपने जो भी सिक्योरिटीज हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया उसे हम लिक्विडेट कर सकें। तो ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, अगर किसी भी इन्वेस्टर को, किसी भी हाउस होल्ड को, ठीक है, कैश की जरूरत है, उसने कोई फाइनेंशियल एसेट खरीदे थे, शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर खरीदे थे, लेकिन अगर उसे कैश की जरूरत है, आज ही या कल ही कैश की जरूरत है, देन वो क्या कर सकता है, वो इजिली इसे लिक्विडेट कर सकता है, फाइनेंशियल मार्केट में उन एसेट्स को बेच करके जल्दी से अपना पैसा लिक्विड कर सकता है। तो ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल मार्केट। जबकि अगर अगर ऐसी अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में एक ऑप्शन हमारे पास रियल एस्टेट भी तो है। ठीक है, रियल एस्टेट भी ऑप्शन है। रियल एस्टेट यानी मकान वगैरह, दुकान, मकान, ये सब, जमीन, ये सब खरीदना। बट ये जो रियल एस्टेट है इसके साथ एक ड्रॉबैक है। क्या है, इसमें लिक्विडिटी बहुत हाई नहीं होती है। आज के आज मुझे कोई मकान बेचना है, कल कल भी यानी 2-3 दिन में भी मकान बेचना है ना, तो मकान इतनी जल्दी नहीं बिक पाता। ठीक है, रियल एस्टेट जो है इसमें लिक्विडिटी कम होती है, लेकिन जो फाइनेंशियल मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल एसेट्स हैव हाई लिक्विडिटी। फाइनेंशियल एसेट जो होते हैं उनमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है, आज के आज मुझे अपना पैसा मिल सकता है, कल मिल सकता है। ठीक है, बहुत लिक्विड है। जब भी पैसे की जरूरत हो फाइनेंशियल एसेट बेचो, शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड बेचो, एफडी तोड़वाओ, आरडी तोड़वाओ, यू कैन लिक्विडेट योर फंड। आप अपने फंड को लिक्विडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका तीसरा फंक्शन है, ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। चौथा इसका फंक्शन क्या है कि इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। एक बार स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ। चौथा इसका फंक्शन क्या है, इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। ये जो फाइनेंशियल मार्केट है ये कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन को रिड्यूस कर देता है। कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन यानी ट्रांजेक्शन करने में जो खर्चा आता है, बाय सेल करने में जो खर्चा आता है उसको रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए फाइनेंशियल मार्केट जो है ना बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट सिक्योरिटीज विच आर ट्रेडेड इन मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में जो भी सिक्योरिटीज ट्रेड होती है ना उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ना, ये सब फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड करता है। ठीक, इससे क्या होता है, हमारा समय बचता है, हमारा टाइम सेव होता है, हमारा एफर्ट सेव होता है, प्लस हमारा मनी सेव होता है। ठीक है, और ये दोनों के लिए, बायर का भी सेव होता है, सेलर का भी सेव होता है। अगर मुझे कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, जैसे अगर मुझे किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे एक्स कंपनी के शेयर खरीदने हैं, तो मुझे उस कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए ना। ठीक है, तो उसमें टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा, कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ खर्चा भी करना पड़ सकता है। ठीक है, तो एज अ बायर मुझे बहुत सारे मतलब एफर्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, उसमें खर्चा भी आएगा। बट ये जो फाइनेंशियल मार्केट है, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट की कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं, फाइनेंशियल मार्केट पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे एग्जांपल एक बताती हूँ। जैसे हमारे इंडिया में 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, कौन से? वैसे तो रीजनल स्टॉक एक्सचेंज, छोटे स्टॉक एक्सचेंज भी बहुत सारे हैं, बट अगर 2 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं तो 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, कौन से? एनएससी एंड बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन होता है एनएससी में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, तो अगर मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं और मुझे कोई जो एक्स कंपनी के शेयर हैं वो अगर एनएससी में लिस्टेड है, अभी ये वर्ड आपको इतना नहीं समझ में आ रहा होगा, लिस्टेड, मैं अभी आगे बताऊंगी क्या मतलब होता है लिस्टेड का। बस समझ लीजिए कोई शेयर है जो एनएससी में है और मुझे खरीदना है। ठीक है, तो उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मेरे पास एक ऑप्शन तो है कि मैं इस कंपनी के वेबसाइट पे जाके इन्फॉर्मेशन लूँ। ठीक है, बट वेबसाइट पे तो वेबसाइट्स तो फेक भी बनती हैं। ठीक है, बहुत सारे आजकल फ्रॉड भी चल रहे हैं, तो मैं वेबसाइट पे जाना थोड़ा सा पता नहीं वहां पे इन्फॉर्मेशन सही हो ना हो। ठीक है, तो उससे ज्यादा अच्छा है फाइनेंशियल मार्केट का ही पार्ट है एनएससी एंड बीएससी स्टॉक एक्सचेंज। मैं एनएससी इंडिया डॉट कॉम की साइट पे चली जाऊँ। ठीक है, एनएससी इंडिया डॉट कॉम की साइट पे जाऊंगी तो वहां पर अगर वो कंपनी एनएससी का पार्ट है, एनएससी में लिस्टेड है, तो उसके बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन मुझे एनएससी से मिल जाएगी।
ठीक है, कंपनी का लास्ट 5 ईयर 10 ईयर का टर्नओवर क्या था, प्रॉफिट क्या था, सारी डिटेलिंग। ठीक है, कंपनी ने पिछला डिविडेंड क्या दिया, शेयर प्राइस क्या है, पिछले 10 साल की शेयर की परफॉर्मेंस क्या है, सारी चीजें और जितने रेशियोज वगैरह होते हैं उनकी वैल्यू, सब कुछ डिटेल में मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या है, मेरा टाइम बचा, मेरा एफर्ट बचा, मनी बचा। ठीक है, ऐसे ही आपको bscindia.com की साइट है, वहां पे आपको BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो लिस्टेड शेयर है उनके बारे में डिटेल मिल जाएगी। तो इस तरीके से फाइनेंशियल मार्केट ने ये कुछ मतलब तरीके बनाए हुए हैं जिसके थ्रू जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है दिस कुड बी रिड्यूस, वो रिड्यूस हो सकती है। ठीक है, दोनों के लिए, बायर के लिए, सेलर के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, तो दीज वर द 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ये 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन थे फाइनेंशियल मार्केट के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी मार्च 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप ये वीडियो कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें काफी नए सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे होपफुली। अगर आपका साथ मुझे मिलता रहा, इसी तरीके से सपोर्ट आपका मेरे चैनल पे बना रहा, इसी तरीके से आप लोग मुझे मोटिवेट करते रहे, तो मैं ऐसे ही सब्जेक्ट लाती रहूंगी, नो डाउट। ठीक है, तो इसी तरीके से मोटिवेट करते रहा करिए। अगर आप कुछ टाइम बाद देख रहे हैं ना, इसमें काफी ऐड हो चुके होंगे। ये अभी तक है, मार्च 2022 तक मैं इतने सब्जेक्ट कवर कर चुकी हूँ। इवन कल ही मैंने एक और सब्जेक्ट इसमें कवर कर लिया है, वो अभी मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैंने अभी अभी, मेरा पिछला लेक्चर, इवन कह लीजिए लेक्चर 35 में मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पूरा जो सिलेबस था, ठीक है, पांचों फंक्शन जो मैनेजमेंट के हैं उन्हें बहुत डिटेल में विद साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, फ्यूल की थ्योरी और सारे जो टॉपिक हैं बहुत डिटेल में सब मैंने 35 लेक्चर्स में पढ़ाए हैं। तो वो भी जरूर चेकआउट करिएगा। मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इसमें मैंने अभी उसे इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट मैं अपने चैनल पे कवर कर चुकी हूँ, तो ये सब मैंने आपके लिए किया है, तो जरूर इसका फायदा उठाइए। एक बार मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो बिना चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत जरूरी है, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी ऑफ माई अपकमिंग वीडियो। राइट। अच्छा, और अगर लेक्चर पसंद आए, अगर लेक्चर समझ में आ रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि यस मैम दिस लेक्चर इज यूजफुल, ये लेक्चर यूजफुल था, समझ में आ रहा है। न समझ में आए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट समझ में आ रहा है तो वो जरूर बताया करिए। एक एक वीडियो बनाने में आप समझ सकते हैं कितना एफर्ट लगता है, कितना टाइम लगता है इन पीपीटीज को टाइप करना, ठीक है, फिर रिकॉर्ड करना, एडिट करना, कितना एफर्ट है। और आपको शायद लाइक करने या कमेंट करने में 1 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, तो प्लीज हम लोग को ऐसे ही मोटिवेट करते रहा करिए ताकि हम वीडियो लेक्चर्स लाते रहें। ठीक है, वरना अगर कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा, कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो शायद बस जितना हो गया है हो गया है, अब मतलब आगे मैं ना ला पाऊँ वीडियो। तो ऐसा मैं भी नहीं चाहती हूँ, तो प्लीज अपना सपोर्ट मेरे चैनल पे इसी तरीके से बनाए रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट कितने टाइप के होते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट में जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिनकी ट्रेडिंग होती है, उनकी मेच्योरिटी का समय कितना है, यानी वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कितने समय में मेच्योर होते हैं। ठीक है, यानी अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो वो इन्वेस्टमेंट कितने समय में के बाद आपको वो मेच्योर होके मिलेगा, उसके बेसिस पे अगर डिवाइड करें तो फाइनेंशियल मार्केट 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट को अगर उनके जो इंस्ट्रूमेंट है उनकी मेच्योरिटी के बेसिस पर डिवाइड करें तो 2 टाइप के होते हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। ठीक, मनी मार्केट क्या होता है? मनी मार्केट मतलब वो मार्केट जहां पे जो इंस्ट्रूमेंट है इनकी मेच्योरिटी पीरियड क्या होता है, लेस देन 1 ईयर। यानी यहाँ पे ऐसे इंस्ट्रूमेंट की ट्रेडिंग होती है जो 1 साल से कम समय में मेच्योर हो जाते हैं, 1 साल से कम समय में आपका पैसा रिटर्न हो जाता है। एंड कैपिटल मार्केट में उन इंस्ट्रूमेंट की ट्रेडिंग होती है जिनकी मेच्योरिटी क्या होती है, मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा समय के लिए रखा जाता है उन इंस्ट्रूमेंट उनमें पैसा। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, कैपिटल मार्केट। ठीक, तो फाइनेंशियल मार्केट के 2 टाइप होते हैं, कौन कौन से? मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। और ये किस बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मेच्योरिटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की मेच्योरिटी का समय कितना है उसके बेसिस पे। ठीक है, तो यही है कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। अब मनी मार्केट के हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है और इन इंस्ट्रूमेंट को हमें डिटेल में एक एक करके पढ़ना है, जो मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगी। बट ये कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है ये मैं अभी बता देती हूँ आपको। इसमें हमें पढ़ना है ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कॉमर्शियल बिल। ठीक है, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट के। और ऐसे ही अगर मैं कैपिटल मार्केट की बात करूं तो कैपिटल मार्केट में 2 मार्केट आते हैं, कौन से? प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट।
प्राइमरी मार्केट मतलब न्यू इशू मार्केट। प्राइमरी मार्केट मतलब क्या है? न्यू इशू मार्केट, यानी जब शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर या म्यूचुअल फंड जब पहली बार लॉन्च होता है ना, ठीक है, तो वो आईपीओ के थ्रू लॉन्च होता है। शेयर जो है आईपीओ के थ्रू लॉन्च होता है और म्यूचुअल फंड एनएफओ के थ्रू लॉन्च होता है। एनएफओ का फुल फॉर्म है न्यू फंड ऑफर। एनएफओ का क्या फॉर्म फुल फॉर्म है? न्यू फंड ऑफर। और आईपीओ मतलब न्यू पब्लिक ऑफर, ठीक है, आईपीओ मतलब न्यू पब्लिक ऑफर। तो जब भी कोई शेयर या म्यूचुअल फंड या बॉन्ड डिबेंचर पहली बार आते हैं तो प्राइमरी मार्केट के थ्रू आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? वो लिस्ट हो जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाते हैं, तो उसी को कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट मतलब स्टॉक एक्सचेंज। तो सेकेंडरी मार्केट बेसिकली डील करता है इन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी में डील करता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट का जो कैपिटल मार्केट है उसके अगर मैं इंस्ट्रूमेंट्स की बात करूं, तो कैपिटल मार्केट में किन किन इंस्ट्रूमेंट की ट्रेडिंग होती है या डीलिंग होती है? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड या डिवेंचर या फिर म्यूचुअल फंड, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो इन सब की ट्रेडिंग होती है कैपिटल मार्केट में, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इन्हीं सबको हम डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। प्राइमरी मार्केट डिटेल में बताऊंगी, सेकेंडरी मार्केट, शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर और ये जो मनी मार्केट के इतने सारे इंस्ट्रूमेंट हैं इनको भी अब मैं डिटेल में अगले लेक्चर में बताऊंगी, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा अबाउट फाइनेंशियल मार्केट, अबाउट फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन देखे, फाइनेंशियल मार्केट के हमने टाइप्स भी देखे। तो हमने देखा दो टाइप के होते हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। फिर कैपिटल मार्केट दो टाइप का होता है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। तो ये सारे ही टॉपिक हमने आज के लेक्चर में डिटेल में पढ़े हैं। अब अगले लेक्चर में मैं आपको ये मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट ये वाला जो पार्ट है इनको हम डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ये था पूरे आज का लेक्चर का कंटेंट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है आपको, ठीक है। मैं वेट करूंगी आपके कमेंट का। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।